प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 7 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों का परस्पर स्थान विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या के बीच अंतर 45 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा और ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। भाई पहले तो दोनों अंकों के बीच अंतर बताना है, फिर कितनी संख्याएं ऐसी संभव है। तो भी देखो, जब कोई भी दो अंकों की संख्या दे रखी हो और अंकों को आपस में बदल दें, विनिमय का मतलब आपस में बदल दें, बदलने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर दे रखा हो और हमें अंकों का अंतर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, अंतर को हम 9 से भाग दे देते हैं। और जब भी दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का योग दे रखा हो और अंकों का योग निकालना हो तो 11 से भाग कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो नंबर सिस्टम में अच्छे से मैंने पढ़ा रखा कंसेप्ट, एक बार जल्दी फिर देख लो। फिर अंकों का अंतर कितना होगा, 5। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट देख लो क्या था। दो अंकों की संख्या मान ली हमने, भाई दो अंकों की संख्या है, ठीक है, इकाई और दहाई। हमने अंक मान लिए x और y, तो संख्या क्या हो जाएगी, इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं यानी y, और दहाई के अंक को 10 से, कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, ये हो गई अब संख्या। स्थान बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x। दोनों का अंतर बता रखा है तो अंतर कर दो, और कितना 45। ठीक है, अंतर करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये y है भाई। अब देखो 10x में से x घटाएंगे 9x और माइनस 10y, ये प्लस का y, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9y बराबर 45। इधर 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस y 45, 9 से कैंसिल कर देंगे 5। x और y क्या माने थे हमने, अंक माने थे दोनों, कितना अंतर आया 5, तो मैंने सीधा ही बता दिया था आपको 5। ठीक है, जब भी अंकों का अंतर निकालना हो तो 5 9 से भाग करेंगे और अंकों का योग निकालना हो तो 11 से भाग करेंगे। ठीक है, अब देखो अंतर हमें पता चल गया कितना है 5, दोनों अंकों का अंतर 5 है जो भी संख्या है। अब क्या करेंगे, भाई ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, तो ऐसी संख्याएं संभव कब होगी, भाई अंकों का अंतर कम से कम 5 होना चाहिए। और 5 कब होगा, भाई एक अंक 5 से ज़्यादा होगा तभी तो अंतर 5 होगा। 0 तो हम ले नहीं सकते, कि 0 लेंगे तो देखो 50 पलटे क्या हो जाएगा 0 5। अब ये दो अंकों की संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए एक अंक 5 से ज़्यादा होना जरूरी है। तो एक अंक 6 लेंगे, अंतर 5 होना चाहिए, तो क्या ले सकते हैं दूसरा 1। यदि अंक एक 7 लेंगे, अंतर 5 करने के दूसरा अंक 2, 8 लेंगे तो 3, तो अंतर 5 होना चाहिए, 9 तो 4। तो कितनी संख्याएं संभव हैं 4। पलट के देख लेना, पलटेंगे संख्या 16 आएगी, ये 27, ये 38 और ये 49। अंतर निकालोगे सभी में 45 आएगा। ठीक है, तो अंकों का अंतर 5 है और ऐसी संभव संख्याएं कितनी हैं 4, तो हमारा उत्तर होगा 5 और 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान हैं। ठीक है, 3 अंकों की संख्या है, देखो पहले लगेंगे 1 1, तीनों अंक 1 हो सकते हैं, फिर तीनों अंक 2 2 हो सकते हैं, 3 3 भी हो सकते हैं, 4 4 भी हो सकते हैं, 5 5, 6 6 हो सकते हैं, 7 7, 8 8 और 9 9। ठीक है, अब देखो टोटल कितनी होंगी संख्या ऐसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गई। अंतर देखो इनमें, भाई घटाएंगे तो देखो इसमें कितना अंतर आएगा 111, इसमें भी 111, में डिफरेंस 111 सभी में, अंतर समान है। तो क्या होगा, इनका औसत निकालना क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी, तो 4 इधर से छोड़ दो और 4 इधर से छोड़ दो, बीच में क्या है 555, तो औसत कितना हो जाएगा 555। औसत क्या होता है भाई सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, लेकिन अंतर समान हो क्या हो जाता है भाई, बीच वाली संख्या ही अंतर होता है उनका, सॉरी औसत होता है उनका। ठीक है, तो बीच में ये है, 4 इस साइड से छोड़ दी हमने, 4 इस साइड से छोड़ दी, 555 औसत हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्षाकालीन दिन में 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई,
1.5 हेक्टेयर भूमि पर होने वाली वर्षा के जल का आयतन कितना होगा। ठीक है भाई, आयतन बताना है। तो सबसे पहले देखो ये हेक्टेयर में है, वो सेंटीमीटर में, और आंसर चाहिए में मीटर में, तीनों यूनिट अलग अलग है। तो जिसमें आंसर चाहिए उस यूनिट में लेकर आएंगे। ठीक है, 1.5 हेक्टेयर, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10, 15/10 हेक्टेयर, इसके वर्ग मीटर बना लेंगे, मीटर बना लेंगे। तो 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं भाई, 10,000। 10,000 से मैं गुणा कर दूँ, अभी जो भी है ये वर्ग मीटर है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, आयतन में। देखो ये उसका आ गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है इसको, और इसके ये है आयत के आकार का, मान लो इस तरह है भूमि। ठीक है, और हमें निकालना है इसका आयतन। इन घनाभ हो जाएगा क्योंकि गहराई भी है ना पानी की, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये गहराई या ऊंचाई जो भी मानो। इसके हम क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, आयतन। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई या गहराई 4 सेंटीमीटर, और ये मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में को मीटर में बदलेंगे तो बटा में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसको हल कर दो, अब आयतन आ जाएगा। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, 5 × 4 सॉरी 15 × 4 60 × 10 600 घन मीटर। जल का आयतन कितना होगा, 600 घन मीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 15% वार्षिक और शेष 18% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया। 2 वर्ष समाप्त होने पर कुल प्राप्त ब्याज 16,800 रुपये था। 15% वार्षिक पर धनराशि और 18% वार्षिक पर धनराशि के बीच अनुपात क्या था। ये देखो कुल धनराशि कितनी थी, 50,000 रुपये, और कुछ तो दी गई उसे 15% पे निवेशित की और कुछ 18% पे। क्या करेंगे, एक बार मान लो कि पूरी धनराशि 15% पे ही निवेशित की गई, तो इसका 15% निकाल दो 2 वर्ष का। 50,000 का 15% निकालेंगे तो बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 500 गुणा में 15 यानी 7,500। 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का निकालेंगे 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 15,000। 15% से 15,000 आएगा, तो इसका 18% निकालेंगे 2 वर्ष का, तो कितना आ जाएगा, 18,000। लेकिन ब्याज ने तो 15,000 ने 18,000, कितना है, 16,800। सेंटर में रखेंगे और एलिगेशन का नियम लगा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्रॉस घटा देंगे। ठीक है, 18,000 में से 16,800 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1,200, और 16,800 में से 15,000 घटाएंगे तो 1,800। 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 6 से 2 और 3, यानी वो धनराशि 2:3 में लगाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक अधिकारी किसी कार्य को 300 दिनों में पूरा करने का दायित्व लेता है। वह 300 व्यक्तियों को 60 दिनों के लिए नियुक्त करता है और वे आधा कार्य पूरा कर देते हैं। उसके बाद वह व्यक्तियों की संख्या कम करके 100 कर देता है जो 120 दिनों तक कार्य करते हैं। उसके बाद 20 दिनों का अवकाश रहता है। कार्य पूरा करने हेतु शेष अवधि के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए। तो सबसे पहले देखो भाई, 300 दिनों में तो कार्य करने का दायित्व लेता है, व्यक्ति और दिन। ठीक है, 300 दिनों में कार्य करने का दायित्व लेता है, 300 व्यक्तियों को 60 दिनों के लिए नियुक्त करता है। व्यक्ति लगाता है 300 काम पे और कितने दिन, 60 दिन। ठीक है, वे आधा कार्य पूरा कर देते हैं। 300 आदमी 60 दिन में आधा काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक आदमी की मान लेंगे एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 300 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 300 यूनिट, और 60 दिन में तो गुणा में 60 कर दो। तो कार्य कितना किया इसने, 6 18 18,000 यूनिट कर दिया। 18,000 यूनिट कार्य इसने व्यक्तियों ने कर दिया। और ये कार्य कितना है, आधा काम कंप्लीट किया है, आधा कार्य किया, इसका मतलब 18,000 और शेष है। तो कुल कार्य कितना है, 36,000 यूनिट। पता चल गया अभी कैसे पता चला, 300 आदमी 60 दिन में 18,000 यूनिट कार्य कर दिया और ये कार्य आधा है, तो इसका मतलब टोटल कार्य कितना, 36,000 यूनिट। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। उसके बाद वह व्यक्तियों की संख्या कम करके 100 कर देता है। अब व्यक्ति कितने हैं, 100, और कितने दिन काम करते हैं वो, 120 दिन, तो गुणा में 120 कर दो।
एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, 100 आदमी एक दिन में करेंगे 100 यूनिट, और 120 दिन में करेंगे गुणा में 120, यानी 12,000 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। ठीक है, उसके बाद 20 दिनों का अवकाश रहता है, 20 दिन और लग गई। ठीक है, कार्य पूरा करने हेतु शेष अवधि के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए? तो देखो भाई, समय कितना हो गया, 60 और 120, 180 और 20, 200 दिन हो चुके हैं, और कार्य कितना हुआ है, 18,000 और 12,000 कितना हो गया, 30,000 यूनिट कार्य ये हो चुका है। ठीक है, टोटल कार्य कितना है, 36,000 यूनिट हो गया, 30,000 कितना शेष है, 36,000 में 30,000 घटा दो, शेष वर्क है 6,000। पूछा क्या, कार्य पूरा करने तो शेष अवधि के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए? व्यक्तियों की संख्या बतानी है भाई। मान लो m गुणा में कितना समय है भाई, टोटल 300 दिन थे, 200 दिन हो चुके हैं, 100 दिन शेष हैं, बराबर ही है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, m की वैल्यू कितनी है, 60, यानी 60 व्यक्ति लगाने चाहिए काम पे, तब ये कार्य समय पे पूरा हो पाएगा। ठीक है, 60, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि रोहित कंचों को कतारों में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकता है कि प्रत्येक कतार में 9, 10 और 15 कंचे हों और संख्या एक पूर्ण वर्ग भी हो, तो उसके पास न्यूनतम कितने कंचे हैं? तो भी देखो भाई, कतार बनाता है 9, 10 और 15 की, इसका एलसीएम निकालो, 3 से 3, 5, 5 से 3, 2, 1। ठीक है भाई, अभी लिखो, देखो 3 कितनी बार है, 1 2 बार, 3 गुणा 3, 3 हमने लिख दिया। उसके बाद कितना, 5, तो लिखो 5 भाई, क्या है, हमें वर्ग में होनी चाहिए, तो वर्ग में क्या है भाई, देखो जब भी 2 में से 1 लेते हैं तो इसके पेयर कंप्लीट करेंगे। 5 एक बार है, अब नहीं है तो 5 एक बार और लिखो गुणा में, और क्या फैक्टर 2, 2 कितनी बार है, एक बार, तो एक बार और लिखो, कंप्लीट करना है। मान लो 3 बार है तो एक बार और लिखेंगे, 2 बार है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 2 का पेयर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दो, 2 गुणा 2 4, ये होगा 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 100, और 100 गुणा 9 900, लेकिन कम से कम उसके पास 900 कंचे होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी और सी की कुल मासिक आय 69,000 रुपये है। ए आय का 70% खर्च करता है, बी आय का 80% खर्च करता है और सी आय का 92% खर्च करता है। यदि उनकी मासिक बचत क्रमशः 15:11:10 के अनुपात में है तो बी की मासिक बचत कितनी होगी? भाई देखो, अनुपात बचत का दे रखा है, पूछी हुई बचत है, और ये क्या बता रखा है, ऊपर इनकम का खर्च बता रखा है, तो हम पहले बचत निकाल लेंगे ऊपर भी। ठीक है, तो देखो बचत, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ठीक है, मासिक आय टोटल 69,000 रुपये, ए आय का 70% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 30%, और 30% को क्या लिखेंगे, 30/100 यानी 3/10। देखो बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, 30% बचत करता है, 30% हटाएंगे तो बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 3/10 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो देखो भाई बचत कितना करता है, 3/10। ए की जो भी इनकम है उसका वो 3/10, इनकम मान लो ए है, 3/10 ए, इतना बचाता है वो। ठीक है, इनकम ए मान ली। फिर बी का देखो, 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी 1/5 बी बचत है ये। ठीक है, सी आई का 92% खर्च करता है, बचाता कितना है, 8%, यानी 8/100, 4 से कैंसिल करेंगे तो 2/25। ये बचत है, इनका अनुपात लिख दो। ठीक है, ये बचत का अनुपात है, और रियल में क्या दे रखा है बचत का अनुपात इनका, 15:11, 15:11:10। ये भी क्या है, बचत का ही अनुपात है, और ये भी बचत का अनुपात, दोनों यानी बराबर है। तो 3/10 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। 3/10 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इसके साथ गुणा में हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो देखो 3/10 ए बराबर 15। ठीक है, उस साइड जाएगा 10 गुणा में और 3 भाग में हो जाएगा, इस तरह होगा ना। तो देखो
3 से 5 बार में कितना आ जाएगा 50। ठीक है, यानी इसको 10 से गुणा कर दें 150, 3 से भाग दे देंगे कितना आएगा 50। ये उनकी इनकम इन आय का अनुपात आएगा अब। ठीक है, अनुपात 5 गुणा में 1 भाग में 55, अनुपात 25 गुणा में 2 भाग में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 5 और गुणा में 25 यानी 125। कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, नहीं ऐसे रख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इनकम कितनी है 69,000 रुपये। अनुपात में देखो 50, 55 और 125 जोड़ेंगे तो 50 और 50 100 और 20 220 और 5 और 5 10 यानी 230। 230 अनुपात की वैल्यू ये है, एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब पूछा क्या है बी की मासिक बचत कितनी होगी। तो बी की इनकम देखो कितनी है, अनुपात में 55, तो 55 से गुणा करो, ये आ गई उसकी इनकम यानी आय। पूछा क्या है बचत, तो बचत कितनी 1/5 बी। जो भी इनकम है बी की उसका 1/5, इसका 1/5 इसी का कर दो। ठीक है, अब इसको हल कर दो, 0 से 0 23 3 69 कितना है 300, 5 से 11 11 गुणा 3 33 यानी 3,300 रुपये भी बचाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, एक यात्री रेलगाड़ी बिना विराम लिए, भाई एक रेलगाड़ी है कोई, ठीक है 75 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से और विरामों के साथ यानी रुक रुक के चलती है, भाई स्टॉपेज आएंगे रुकेगी तो चाल कितनी हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। 600 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विरामों के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। भाई कितने समय के लिए रुकेगी वो 600 किलोमीटर में। ठीक है, तो देखो भाई दूरी कितनी है 600, भाई विरामों के साथ चलेगी, जब रुक कर चलती है हर स्टॉपेज पे तो चाल कितनी हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी है और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या आएगा समय। ठीक है, और ये दूरी है यदि न रुके रेलगाड़ी तो चाल कितनी आएगी औसत 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटा चाल, ये भी क्या आएगा समय। तो रुकेगी समय ज़्यादा लगेगा और ये कम लगेगा, दोनों है समय, तो अंतर कर दो, रुकने का समय आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 10 बार में, और ये 25 से कर लो 3 25 50 2500 के 100 और 3 से 8 यानी रुक कर चलेगी तो 10 घंटे लेगी, बिना रुके चलेगी तो 8 घंटे लेगी। इसका मतलब कितने समय रुकती है 10 में से 8 घटा दो, 2 घंटे के लिए वो रुकती है। कुल मिलाकर 600 किलोमीटर की यात्रा करेगी तो 2 घंटे रुकेगी। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, एक छात्र ने पेनों का एक डब्बा 24 रुपये में 8 पेन की दर से खरीदा और सारे पेन 45 रुपये में 9 पेन की दर से बेच दिए। इस सौदे में उसे 240 रुपये का लाभ हुआ। डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।